नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। हम एन का जो क्लासेस चालू किए थे, ये द मिश्रा क्लासेस में चालू है जो क्लासेस फ़िलहाल, उसका आज हम सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं। यानी कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 6 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे क्लासेस जो हैं सो यूपीएससी और किसी प्रकार के स्टेट पीसीएस या और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे हमारा जो जीएस और जीके दोनों का ही ये फाउंडेशन क्लास चल रहा है एक हिसाब से। यानी कि इसको आप पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आपको दोनों ही जीके जीएस आराम से समझ पाएंगे आप, क्योंकि इसमें हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को बहुत अच्छा ढंग से बताया गया है ना, एकदम बच्चों के जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे, क्लास 6 का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना है अक्षांश और देशांतर। इसका शीर्षक क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ये दोनों को हमको जानना है। तो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक हमारा है आज का, ग्लोब के बारे में जानना है, साथ ही साथ इसमें अक्षांश और देशांतर ये दोनों है क्या, इसके बारे में ज़रा आपको बता देते हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर दो काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब वैसा रेखा कह सकते हैं, वैसा लाइन जिसको हम अपनी कल्पनाओं से खींचे हैं। यानी कि अपने इमेजिन करने का जो मेरा तरीका है, या फिर इमेजिनेशन जिसको कह सकते हैं, कल्पना कह सकते हैं, उससे हम लोग इसको खींचे हैं पृथ्वी पे। अब ये आमतौर पर काम क्या करता है? अब सपोज़ आपको एक बात हम पूछते हैं कि पृथ्वी पे, मान लीजिए ये पृथ्वी है, एक कोई बिंदु को आपको बताना है कि ये किस जगह पे स्थित है, तो आप कैसे बताएंगे? इसका एक तरीका है, आप ग्राफ बुक तो देखे ही होंगे अपने यहाँ। ग्राफ बुक कैसा होता है? ग्राफ कॉपी, उसमें इस टाइप का लाइन दिया होता है ना, ऐसा ही लाइन दिया होता है। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं ए, ये बी, सी, डी, ई। इसी प्रकार से 1 2 3 4, ये 5 मान लिए। अब हमको बताना है कि ये स्पेसिफिक जो बिंदु है ये कहाँ पे है, तो हम इसको कह सकते हैं ना, 2C के पास ये बिंदु है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से यदि हम ये बिंदु को पकड़ते हैं तो क्या होगा? 4D हो जाएगा, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से एग्जैक्ट जो है सो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाएं काम करती है। इसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में। ठीक, तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। हमारा पृथ्वी कैसा है? तो ये 100% गोल नहीं है, ठीक है, ये कुछ अपने ध्रुवों पर, ठीक है, वो चपटी है। यानी कि ऐसे आप यदि एक पृथ्वी का साइज या कह सकते हैं एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप संतरे को देख सकते हैं। संतरा कैसा होता है? अपने दोनों ओर से थोड़ा चपटा होता है। और यहाँ पे एक और भी वर्ड आया है, उभरा हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए एक गुब्बारा ले लीजिए आप, उसमें हवा भर दीजिए और दोनों साइड से उसको हल्का दबाइए। दबाने से क्या होगा? बीच का जगह थोड़ा बढ़ जाएगा, ये एक्सटेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो उभरा हुआ आ जाएगा। समझ में आया? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है, यानी कि एक मॉडल होता है ग्लोब हमारा अर्थ का, पृथ्वी का। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फोटो दिया हुआ है एक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमको अक्षांश और देशांतर को समझना है इसी में, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, विभिन्न आकार एवं ये जो ग्लोब होता है वो विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक हम नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, पॉकेट में रखने योग्य छोटा ग्लोब भी हो सकता है। गुब्बारे जैसा ग्लोब भी हो सकता है जिसमें हवा भर सकते हैं, है ना, जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं या ले जाया जा सकता है। अब ग्लोब जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब स्थिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी हमारा स्थिर नहीं है। आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी कैसे काम करता है। देखिए, ये मान लीजिए सन है, तो इसके चारों ओर जो है सो दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी घूम रहा है। ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ क्या करता है कि इसके चारों ओर तो ऐसे घूमता ही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने अक्ष पे भी ये घूमता है, यानी कि अपने ही जगह पे, अपने अक्ष पे ही ये घूमता है कुछ ऐसे। ठीक है, आप चाहें ऐसे ऐसे वो पूर्व से पश्चिम की ओर, नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस कारण से दिन और रात होता है आपको पता ही होगा। तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उसके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। अब सिंपल सा बात अभी आपको बता रहे थे, पृथ्वी के जगह स्थान पे, मतलब कोई भी गोला ले लेते हैं तो एक कोई स्पेसिफिक बिंदु है, ये किस जगह पे है एग्जैक्ट लोकेटेड, वो तो आप नहीं बता सकते हैं ना ऐसे। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा उपाय, है ना। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ग्लोब में क्या है, एक सुई दिखाई दे रहा है, ऊपर में भी और नीचे में भी। ये क्या करता है, आमतौर पर ग्लोब को पकड़ने का काम करता है, या फिर इसको अक्ष कहते हैं, पोल कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। वास्तव पृथ्वी में क्या होता है, ऐसा कोई सुई नहीं होता है ना, वो स्पेस में ऐसे ही लटका हुआ है। ठीक है, हमारा सौर मंडल में क्या है, वो स्पेस में है पूरा, है ना। ये बीच में सन ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही वो लटका हुआ है, इसका कोई सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, सो कोई खींचने वाला है ही नहीं नीचे, तो ऐसे ही फंसा हुआ है वो और वहीं पे फंस के घूम रहा है। ठीक है, चलिए, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जो आपको बताएं हम, है ना। अपने अक्ष पे ये घूमता है, ये है, मान लीजिए ये एक अक्ष, दोनों अक्ष ले लेते हैं, इसमें ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगा। ठीक है, रोटेशन फोर्स इसमें लगता है। एक अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भाग में बांटती है। एक और काल्पनिक रेखा होता है जो ग्लोब को ठीक दो बराबर भाग में बांटेगा। इसे क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं विषुवत वृत्त को ये क्या करता है, कंप्लीट पृथ्वी को ठीक दो बराबर भाग में बांट देता है, बीचों बीच में। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में आधे स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे हम। इधर से यहाँ तक का जो है ये उत्तर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी पे किसी खास जगह को बताने के लिए ये क्या होता है, एक लाइन का काम करता है, रेखा का काम करता है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में, अभी तो हम लोग कुछ इस टाइप का रेखा देख रहे हैं,
है ना, इसको अक्षांश कहते हैं। अब ऐसे आ जाएगा एक और रेखा इसी में, जिसको हम लोग देशांतर बोलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं तब। तो विषुवत वृत्त को ध्रुव तक की स्थिति सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, ठीक है। यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं ये समानांतर रेखा खींचा गया। समानांतर का मतलब क्या होता है, कोई रेखा है, ठीक, उसी का एक समान मतलब एक अंतर में। समानांतर मतलब सिंपल सा बात है, एक अंतर में। यदि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का दूरी है तो जहाँ तक जाएगा ये लाइन 2 सेंटीमीटर का दूरी पर ही जाएगा, उसको समानांतर कहेंगे, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, अक्षांश को हम लोग अंश में नापते हैं, इसको हम लोग डिग्री बोल सकते हैं आमतौर पर, ठीक है। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। ये जो विषुवत वृत्त आप देख पा रहे हैं ये जो है ये 0 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि विषुवत वृत्त दोनों ध्रुवों के बीच की स्थिति है ना, बीचों बीच स्थित है ये, और इसके ऊपरी भाग में क्या है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे भाग में क्या है, दक्षिणी ध्रुव है ये, है ना। अतः इसका माप कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कैसे होगा 360 डिग्री, इसको यदि हम पूरा एक गोलाकार ले लेंगे तो सिंपल सा बात है, एक वृत्त को हम लोग कैसे, पूरा वृत्त है तो उसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री, ठीक है, 360 बोलते हैं, है ना। एक पूरा वृत्त कितना डिग्री का होता है, तो 360 का होता है। वहीं इसका ठीक आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री का हो जाएगा। और आधा कर देंगे तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसा काम हो रहा है देखिए, तो ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ से पूरा एक गोला ले लिए 360 डिग्री का, और यहाँ से एक बीच में बीचों बीच हम काटते हैं तो क्या होगा, 80 डिग्री का होगा। और ये बीच में हमारा विषुवत रेखा आ जा रहा है, यानी कि इधर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके नीचे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार 90 अंश जो है हमारा उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दिखलाता है, और 90 अंश जो है सो दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को दिखलाता है। समझ में आया। इधर कितना हो जाएगा, बीच में हम लेंगे तो ये जो हमारा कितना है 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हम कितना बताएं आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा। अब बीचों बीच में हमारा विषुवत वृत्त है, तो इधर 90 डिग्री दक्षिण में और इधर 90 डिग्री उत्तर में। कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश हम लोग कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए, इसी में आप ध्यान से देख सकते हैं, ये फोटो में ये क्या है 0 डिग्री विषुवत वृत्त। इधर का जितना रेखा होगा उसको उत्तरी ध्रुव अक्षांश कहेंगे, और इधर वाला दक्षिणी ध्रुव अक्षांश कह लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील यानी कि जो दक्षिण अमेरिका में है में बेलो हॉरिजेंटो दोनों ही 20 डिग्री अंश पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है, यानी कि नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये इधर कहीं हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा ये चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है ये ऊपर में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारा भारत किधर है, उत्तरी ध्रुवों के साइड में है ना। समझ में आ रहा है ना, उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त के नज़दीक जाते रहेंगे, ऊपर या नीचे जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा विषुवत वृत्त से दूर जाएंगे तो उसका आकार घटता जाएगा। क्यों घटेगा जरा बताइए तो, कोई कारण उसका। देखिए यहाँ पे हमारा कैसा है, पृथ्वी उभरा हुआ है। अब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा ना, यानी कि ऊपर हम चल जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो ये धीरे धीरे हमारा छोटा होता चला जाएगा।
यानी कि हम ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, पोल पे पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा कि हम छोटा सा दूरी एक गोला का तय करेंगे तो आप कहेंगे कि हम पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा लिए हैं। समझ पा रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ का दूरी, तो इसको यदि हम 360 नापते हैं तो कितना होगा, छोटा सा वृत्त बनेगा, है कि नहीं? यहाँ जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, फिर इधर आएंगे छोटा होता चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अब महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री हो गया आपका, और उत्तरी ध्रुव कहाँ पे आएगा हमारा, 90 डिग्री में पहुंच जाएगा उत्तर में, तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में आ जाएगा। के अतिरिक्त 4 और भी महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समानांतर रेखा है। कौन कौन सा है इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा ये कहाँ पे स्थित होता है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में। कहाँ पे? 23.5 डिग्री उत्तर में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कर्क रेखा कहाँ पे है स्थित हमारा, 23.5 डिग्री उत्तर में। क्लियर है? इसके बाद क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहाँ पे होता है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्लोब में 23.5 डिग्री दक्षिण में ये रेखा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है। कहाँ पे? 66.5 डिग्री में हम यदि पहुंच जाते हैं इधर यहाँ पे, तो वो उत्तरी ध्रुव वृत्त हम लोग कहते हैं उस रेखा को। ठीक है, उसी प्रकार से हम यदि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में आते हैं तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त उसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब अब आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि पृथ्वी पे किस जगह पे कितना ताप होगा, यानी कि ऊष्मा होगा, यानी कि गर्मी होगा, हीट होगा। ठीक है, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कैसे ये होगा अब जरा समझिए इसको, हम आपको ये ग्लोब में समझाते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी जो है सो एकदम एग्जैक्ट पोल पे नहीं है, मतलब ऐसा सीधा नहीं है कि ये यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल, ये कुछ झुका हुआ है। आप देख पा रहे हैं पृथ्वी को, है ना? आप यहाँ पे देखिए ग्लोब में कैसा ये झुका हुआ है थोड़ा सा, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं है। यदि एग्जैक्ट होता तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होता और नीचे साउथ पोल होता, लेकिन नहीं, ये कैसा है, झुका हुआ है ना, नॉर्थ और साउथ। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे यदि हम सन को बैठा देते हैं, अब ये क्या करेगा, सिंपल सा बात है। आप एक क्रियाकलाप कर सकते हैं घर में, आप चाहें तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक पेपर लेना है आपको इस टाइप का, अब इसमें एक टॉर्च से लाइट जलाना है। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट एक जगह पे रहेगा और वही पेपर को कुछ इस प्रकार से हम रख देते हैं और यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो ये लाइट फैल जाएगा बड़ा एरिया में। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, है ना? सन जो है सो यहाँ पे लाइट दे रहा है और ये पूरा कह सकते हैं बड़ा सा एरिया को कवर कर रहा है वो, जिस कारण से इस जगह पे हीट ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा मिल रहा है हमको, हीट ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है ना? देखिए ये आपको यहाँ पे करके भी दिखा रहा है। ठीक है, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है सो वर्ष में एक बार दोपहर के टाइम एकदम सिर पे आ जाता है, एकदम सीधा लाइट मारता है वो। अब सन का सरफेस एरिया जितना होगा आपका लाइट का, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा धूप, है ना, जिस कारण से गर्मी भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, 23.5 डिग्री आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री जो है सो आपका क्या है, मकर रेखा और कर्क रेखा है। तो उसके बीच का जो जगह है मान लेते हैं हम, चलिए इसे में दिखाते हैं। ठीक है, मैप में आप ये इसमें देख लीजिए, ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये क्या है, इस जगह पे इसको हम उष्णकटिबंधी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है एकदम,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पे हीट ज़्यादा होगा। अब कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरण तिरछी होती जाती है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। सिंपल सा बात है, लाइट कम जाएगा वहां पे तो क्या होगा? तापमान कम होगा। ठीक है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधी कहते हैं। शीतोष्ण मतलब शीत यानी कि ठंडा। क्लियर है? अब क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक है, हम लोग क्या कौन कौन सा कटिबंध देखें? तो सबसे पहला उष्ण कटिबंध है ना, उष्ण। दूसरा शीतोष्ण, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा ठंडा आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा मतलब ठंडा के साथ हल्का गर्मी का एहसास रहेगा। और एक आता है शीत कटिबंध। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट बर्फ होगा, एकदम कंप्लीट। ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा बर्फ। ठीक है, अब आता है देशांतर। देशांतर क्या है? तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त तो कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि कितना 20 डिग्री 0 मिनट दक्षिण पर स्थित है। उसके सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। ठीक है, या इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इधर से रेखा जा रहा है इसको क्या कहेंगे हम? देशांतर। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। और ये जो जा रहा था इस टाइप से, इसको क्या कह रहे थे हम? अक्षांश, है ना। चलिए तथा उसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्रुवों में क्या होता है? ये 0 हो जाता है और यहाँ से फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे, है ना, ये 0 डिग्री हम मान लेते हैं। तो इधर 30-60 दक्षिण, है ना, पूरा पश्चिम आप इधर हो जाएगा आपका, इधर पश्चिम हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा आपका एरिया। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, ये जो 0 डिग्री आप दिख रहा है ये कहाँ पे है? तो ग्रीनविच नाम का एक जगह है, वहाँ का बात कर रहा है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। ठीक है, इसको 0 मान लेंगे तो यहाँ से 180 हो जाएगा, इधर से 180 कितना हो जाएगा? 360 होगा ना पूरा एक राउंड। ठीक है, तो यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पू अक्षर लिखा जाता है तथा पश्चिम के लिए प अक्षर का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री
पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है ना। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के बीच बनी ग्रिड को देखें। देख पा रहे हैं ना कैसा ग्रिड बना हुआ है, ऐसे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, फिर आपका जो ये इसको क्या कहेंगे, लंबा वाला जो ऊपर से लेके नीचे आएगा इसको देशांतर, और ये क्या होगा, अक्षांश। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी जो जगह है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगा। सिंपल से आपको बताया ना ग्राफ बुक का जो हम उदाहरण देखे, एक्जैक्ट वही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है तो इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए, है ना, जो आपको चित्र 2.7 में दिखाया गया कुछ इस प्रकार से। देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, आगे क्या करना है, 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग से अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन वृत्तों को अ ब स द ध नाम से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखा तथा पूर्वी देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप, कुछ इस टाइप से। ठीक है, आप देखेंगे कि वृत्त अ ख डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी स्थित पर देशांतर पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना 1 डिग्री, और ख कहाँ पे है, इसको हम क्या बोले थे, डिग्री में नापना था, और इसमें ABCD कुछ भी ले सकते थे। तो ये बीच में जो आया ये कहाँ पे आया, ख 1 में आ जाएगा आपका, है ना, जैसे कि आपको हम ग्राफ बुक में समझाए थे। देशांतर और समय अब आता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है ना। सनराइज और सनसेट जो है सो डेली होता है, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। ठीक है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय के अनुसार स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आपको धूप घड़ी के बारे में पता है क्या, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं क्या करना है। एक छोटा सा डंडी लेना है, और कैसे बनेगा ये आपको कुछ हम समझा देते हैं। एक ऐसा गोल जैसा एक पेपर ले लीजिए, गोल जैसा काट लीजिए, बीच में एक उसका मिडिल पॉइंट बना दीजिए। यहाँ पे 12 से स्टार्ट करिए, 12 1 2 3 जैसे घड़ी होता है। ठीक है, क्लियर है, वैसे करना है, और इसको धूप में रखना है, और यहाँ पे एक डंडी लगा देना है बीच में। उससे क्या होगा, अब आप टाइम देखने के लिए इसका धूप घड़ी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक बार आप बस टाइम मिला के देख लीजिए, अपने कोई भी घड़ी का, फ़ोन का घड़ी ले सकते हैं, उससे आप चेक कर लीजिए कि कितना टाइम हो रहा है। उस हिसाब से जैसे कि डंडी का छाया जैसे पड़ रहा, मान लीजिए कि अभी 1 बज रहा है सपोज, ठीक है, तो आपको धूप में ऐसे रखना है कि जो डंडी आप लगाइएगा उसका छाया 1 पे पड़ रहा है। आप टाइम मिला लिए। अब धीरे धीरे आप देखिएगा जैसे जैसे सूर्य का गति आगे बढ़ेगा, सनसेट की तरफ जाएगा, इसका छाया जो है ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये धूप घड़ी केवल दिन में ही काम करता है, रात में आप इसे टाइम नहीं देख पाइएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, अपने घड़ी से भी मिला सकते हैं, आराम से ये काम करता है। ठीक है, चलिए, ग्रीन विच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है,
चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। सिंपल सा बात है। अब मान लीजिए ग्रीनविच यहाँ पे है, अब इधर हम चले जाएंगे इसका पूर्व की साइड में, तो क्या होगा, इसका टाइम बढ़ते चला जाएगा, है ना, 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, अब जो उसके पीछे होगा, सिंपल सा बात है, उसका पीछे जाएगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से हम लोग कर सकते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाता है। 24 घंटा उसको लगता है अपने अक्ष पे घूमने में, एक चक्कर लगाने में, ऐसे, ठीक है, एक राउंड पूरा करने में, ठीक है, 24 घंटा लगता है, ठीक है। अर्थात 1 घंटे में वह 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। समझ पा रहे हैं आप? 1 घंटा यदि घूमेगा, है ना, 1 घंटा में वो कितना डिग्री घूम रहा है, 15, और वहीं 1 मिनट यानी कि 4 मिनट में वो कितना, 1 डिग्री घूमता है। आप समझ पा रहे हैं, है ना। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में का समय कितना होगा, 12 गुना 4 अर्थात 60 मिनट, यानी कि वहाँ का टाइम कितना हो जाएगा, 1 घंटा आगे हो जाएगा। ग्रीनविच में यदि 12 बजेगा तो दूसरी जगह 1 बज जाएगा, है ना। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम के समय 1 घंटा पीछे होगा, वहाँ 11 ही बजेगा। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए ग्रीनविच है, इधर से हम करीब करीब पृथ्वी हमारा 15 डिग्री अपना जगह पे घूम गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि यहाँ 12 बजा है तो इधर जाएंगे तो 1 बज जाएगा दिन का, दोपहर का, और इधर आएंगे तो 11 ही बजा होगा, ठीक है। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे, उसी समय 180 डिग्री पर उसका कितना होगा, मध्य रात्रि होगा, क्योंकि 12 बजे रात हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 180 डिग्री जाएंगे तो। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर के उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया उस समय का स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय या यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आया, ठीक है। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, ठीक है। सब जगह का जो स्थानीय समय होता है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। जो डे लाइट सेविंग आप समझते हैं, उससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थित स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। समझ पा रहे हैं? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर दे देगा ये। यहाँ पे यदि 1 बज रहा है ना, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 2:45 हो जाएगा तब तक। कहाँ पे, गुजरात का यदि द्वारिका में 1 बज रहा है, तो वहीं असम का डिब्रूगढ़ में ये 2:45 का समय होगा। इसलिए आवश्यक यह है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी यमोत्तर रेखा को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। भारत में कितना है, 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक समय यामोत्तर रेखा माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में दोपहर 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, यानी कि
दोपहर 2 बजे वहाँ पे, सॉरी 2 बजे अपराह्न में, AM जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उस टाइम शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शाम को शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का क्या अंतर है? तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7 बजेंगे। क्लियर है? कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 समय मानकों को अपनाया गया है। पृथ्वी के एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय यानी कि 15 डिग्री देशांतर तक विस्तृत क्षेत्र को वो घेरता है। ये समझ में आ गया उम्मीद है। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? आपको पता है एक संतरा के जैसा होता है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल हो गया। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? आप लोगों को पता ही है। चलिए उम्मीद है आप ये सब चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है आप देख लीजिएगा, बना सकते हैं। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।